नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड की चौथी बैठक में राज्य के प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की है। जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवर फ्रंट कॉरिडोर तो वहीं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजनाओं में तेजी लाते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही जटिलताओं को भी दूर करने तो साथ ही साथ कार्यों को सरल बनाने पर भी जोर दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनपद उधम सिंह नगर में सितारगंज स्थित राजकीय गार्डन एवं पौधालय का औचक निरीक्षण किया है, जहां अचानक से निरीक्षण की वजह से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री ने उपस्थित रजिस्टर का भी अवलोकन किया है और जहां कर्मचारियों की उपस्थिति व कार्यप्रणाली का जायजा उनकी ओर से लिया गया। उन्होंने गार्डन में तैयार की जा रही विभिन्न नर्सरियों का भी बारीकी से निरीक्षण किया है और जहां पौध उत्पादन की गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना की पहल पर मंडावली में स्थित कार्यालय से आज खाटू श्याम की निःशुल्क यात्रा शुरू की गई है और जहां इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। तो वहीं जानकारी देते चलें कि इस यात्रा में लगभग 600 लोग शामिल हुए हैं। यह करतार सिंह भडाना की तरफ से तीसरी निःशुल्क यात्रा है और जहां मंगलोर विधानसभा के विभिन्न गांवों के लोगों में इस यात्रा को लेकर भारी उत्साह भी देखने को मिला। लगभग करतार सिंह भडाना जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र से 23-24 बसें खाटू श्याम के दर्शन करवाने के लिए क्षेत्र की जनता को भेज रहे हैं। मांगे भडाना जी के लिए मांगेंगे नहीं, उन्हें प्रपोज कर रहे हैं। उन्हें ही क्या हम लाना चाहते हैं, वो भी अच्छे आदमी है, उन्हें ही हम अच्छा मानते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर्यटन विभाग चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तैयारियां पूरे तरीके से अब शुरू हो गई हैं। जहां आपको बताते चले कि ऋषिकुल मैदान में बड़े पंडाल के भीतर 20 काउंटर लगाए जाएंगे, जिसमें कि महिलाओं और विदेशी नागरिकों के लिए अलग से काउंटर शामिल होंगे। जानकारी देते चले कि जिला पर्यटन अधिकारी से बात की संवाददाता हितेश त्यागी ने, क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी है, आप सुनिए। चारधाम यात्रा के पंजीकरण, ऑफलाइन पंजीकरण की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और 10 तारीख से हमारा जो है वहाँ पे 100% कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिसमें कि हम लोग 20 काउंटर लगा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए जो है पृथक से जो है काउंटर बनाए जाएंगे और वर्तमान में जो है कार्य वहाँ पर चल रहा है। हमारा 20 टॉयलेट्स वहाँ पे बन चुके हैं और 10 तारीख के बाद वो फंक्शनल हो जाएंगे और 10 के बाद जो है सारी व्यवस्था हमारी सुचारू हो जाएगी। क्या पूरा ड्रिंकिंग वाटर की जो है लाइन लगा दी जा चुकी है और जल संस्थान से पूरा जो है व्यवस्था पानी की करवा दी गई है सभी लोगों को। जैसे कि गत वर्ष जो सुविधाएं प्रदान की गई थी, वो इस वर्ष भी सारी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही समय बचा है और जिसके लिए जहां पूरी सरकार चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं अगर हम बात करेंगे हरिद्वार की, हरिद्वार में इस समय जहां हम ऋषिकुल मैदान में खड़े हैं, ये वही स्थान है जहां पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर काउंटर बनाए जाएंगे। करीब 20 काउंटर यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे, जहाँ जिसमें महिलाओं का और जो पुरुष का और जो विदेशी यात्री हैं उन सबका अलग अलग काउंटर यहाँ पर बनाए जाएंगे पंजीकरण के लिए। क्योंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं पिछले वर्ष रही और उसको देखते हुए जो सरकार है वो और अधिक श्रद्धालुओं के आने की यहाँ पर आशंका बता रही है और लोगों को
और ज्यादा यहाँ पर सुविधाएं देने के लिए उनका पंजीकरण अनिवार्य यहाँ पर किया गया है, ताकि पंजीकरण के बाद जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। चार धाम की यात्रा के लिए जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको हर संभव सहायता प्रदेश सरकार देना चाहती है। इसी के लिए हरिद्वार में जिस तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है पंजीकरण को लेकर, अब 17 तारीख से यहाँ पर पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ के डिमरी पुजारी समुदाय के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने जानकारी दी है कि भगवान बद्री विशाल का प्रसिद्ध गाड़ू घड़ा तेल कलश ऋषिकेश पहुंच चुका है और जहां यह कलश धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग होते हुए फिर सायं ऋषिकेश भगवान बद्री विशाल की तेल कलश घड़ा यात्रा पहुंच चुकी है। आज धर्मनगरी ऋषिकेश में सनातन धर्मावलंबियों के दर्शनार्थ गाड़ू घड़ा को रखा गया है और क्रमानुसार अब यात्रा आगे को बढ़ेगी। 10 तारीख को बद्रीनाथ यात्रा मार्ग होते हुए कर्णप्रयाग के पास श्री बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरियों के मूल ग्राम लक्ष्मी नारायण स्थित मंदिर में 10 तारीख को यह तेल कलश गाड़ू घड़ा पहुंचेगा। भगवान लक्ष्मी नारायण के गर्भगृह में 10 तारीख से 10 अप्रैल से और 19 अप्रैल तक गाड़ू घड़ा रहेगा। दूसरे चरण की यात्रा 20 अप्रैल को आरंभ होगी। 20 अप्रैल को डिम्मर से ज्योतिर्मठ नरसिंह मंदिर, वहां से आगे योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर और 22 अप्रैल को तेल कलश गाड़ू घड़ा भगवान बद्री विशाल की पावन धरती पर पहुंच जाएगा। 23 अप्रैल को प्रातः 6:15 में शुभ मुहूर्त में जैसे ही कपाटोद्घाटन मंगलम कार्यक्रम होगा, वैसे ही बद्रीनाथ धाम के पुजारी समुदाय डिमरी बड़वाओं के माध्यम से भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में इस गाड़ू घड़ा को स्थापित कर दिया जाएगा। 6 माह तक जो यात्रा होगी भगवान की नित्य प्रति महाभिषेक पूजा में इसी घड़े में भरा हुआ जो तिलों का तेल है, पवित्र तेल है, उस तिल का प्रयोग होगा। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां नगर पालिका के चिनियाली सोन में राजनीतिक विवाद ने नाटकीय रूप धारण कर लिया और जब पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली अचानक से आर्च ब्रिज पर चढ़ गए और इसी बीच पालिका के सभासद सिद्धार्थ नोटियाल ने महाविद्यालय की छत पर चढ़कर जांच की मांग की है, तो वहीं अनियमितताओं पर विरोध भी उनकी ओर से जताया गया। रामनगर में अचानक से हुई तेज बारिश ने किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलें अब बुरी तरह से उनको नुकसान पहुंच रहा है और जहां आपको बताते चले कि खेती में खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं और किसान झटके महसूस कर रहे हैं और जहां आपको बताते चले कि स्थानीय किसान अपने खेतों में खड़े होकर इस संकट और क्षति को देखकर बेहद दुखी हैं और इस स्थिति पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार से प्रभावित किसानों का सर्वेक्षण कर उचित मुआवजा देने की भी मांग की। कीचों को और बारिश से जो है गेहूं की खड़ी फसल को और जो कटाई शुरू हो गई थी गेहूं की उसको भारी क्षति हुई है। एक तो बारिश से जो है गेहूं का रंग अब जो है काला पड़ जाएगा और आधे से अधिक फसलें गिर गई हैं, उसमें 30-35% करीब का नुकसान हो जाएगा। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि वो क्षतिपूर्ति का, चाहे वो गेहूं की फसल हो, दूसरी सब्जी की फसलें हो या आम लीची या दूसरे फलों की फसलें हो, उन सबकी क्षतिपूर्ति का आकलन कर किसानों के लिए मुआवजा पैकेज की तुरंत घोषणा करें। उत्तराखंड में 2026 की जनगणना की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं और जहां जनगणना के निदेशक आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 10 अप्रैल से राज्य में स्वयं जनगणना का कार्य शुरू होगा, जबकि मकानों की जनगणना 25 अप्रैल से होगी, तो वहीं 23 मई तक यह जनगणना जारी रहेगी। जहां आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि परगणक और पर्यवेक्षकों की ट्रेनिंग युद्ध स्तर पर लगातार जारी है ताकि जनगणना के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बताते चले कि जनगणना निदेशक ने राज्य की जनता से भी अपील की है कि वे सक्रिय रूप से सहयोग करें और उत्तराखंड को डिजिटल फ्रेम में पारदर्शित और प्रदर्शित करने के लिए बेहद ही मददगार इसमें साबित होगा। उन्होंने कहा है कि 4 सीमांत जनपद यानी कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भी 131 गांव चयनित किए गए हैं, जहां जनगणना कार्य सितंबर से पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में जनगणना का शुभारंभ 10 अप्रैल से हो रहा है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वगणना का समय है और 25 अप्रैल से 24 मई तक घर घर जाकर के मकान सूचीकरण का
समय निर्धारित हुआ है, ये नोटिफाई हो चुका है राज्य सरकार द्वारा। इसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि अभी जो गतिमान है वो है एन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग, जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। 30,000 एन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक इसमें तैनात हो रहे हैं। इनके ऑर्डर्स जारी हो गए हैं और इनकी ट्रेनिंग 22 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी, ताकि 25 अप्रैल से ये घर घर जाकर के मकान सूचीकरण के कार्य कर सकें। और सभी से मेरा जनरल पब्लिक से ये अनुरोध है कि स्वगणना ज़रूर करें। और हम लोगों का राज्य एक पर्वतीय राज्य है, यहाँ डिजिटल लिटरेसी कोने कोने में है, रिमोट एरियाज में भी है। ये एक मौका है हमें पूरे देश के पटल पर ये बात रखने का कि हमारा राज्य एक डिजिटल लिटरेसी वाला राज्य है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि सभी लोग स्वगणना जरूर करें। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश पर अब चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए गढ़वाल के 7 जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन 10 अप्रैल से किया जाएगा, जहां मॉक ड्रिल से पहले आपदा प्रबंधन के निदेशालय में टेबल टॉप अभ्यास किया जाएगा और जहां आपदा से जुड़े सभी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। तो वहीं जानकारी देते चलें कि अधिकारियों ने इस मौके पर रणनीतियों को तैयार करने के लिए हर पहलू पर उन्हें परखा है, ताकि वास्तविक आपदा की स्थिति में यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षित किस तरीके से रखा जा सकता है, इसका अभ्यास हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि लगातार आप जो भी बड़े इवेंट हैं उसके लिए मॉक ड्रिल कराइए। इसी क्रम में हमारे रिक्वेस्ट पे एनडीएमए ने ये मॉक ड्रिल का आयोजन कराया है। इस मॉक ड्रिल में आज हम लोग टेबल टॉप एक्सरसाइज कर रहे हैं। 10 तारीख को एक्चुअल मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल गढ़वाल के सभी 7 जनपदों में हो रही है। उसमें किस स्थान पर किस प्रकार की आपदा आती है उसको ध्यान में रखते हुए उस तरह की परिस्थितियों को हम कल्पना करेंगे और उसके लिए हम सिनेरियो क्रिएट करेंगे और उसके लिए मॉक ड्रिल करेंगे। अपनी तैयारी का परीक्षण करेंगे, देखेंगे तैयारी कहाँ पे कैसी तैयारी है। एनडीएमए सुपरवाइज करेगा। जो गैप्स होंगे, जो कमियां होंगी, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे हम। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार के अनुसार यह निर्माण परियोजना आगामी चारधाम यात्रा 2027 से पहले पूरी कर तरह से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। तो वहीं लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने इस पर जानकारी देते हुए बताया है कि टनल का ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और जो कि निर्माण कार्य का एक बेहद ही अहम पड़ाव होता है और जहां निर्माण कार्य में लगी एजेंसियों के अनुसार अब टनल के अंदरूनी और तकनीकी काम भी तेजी से किए जा रहे हैं। टनल का ब्रेक थ्रू हो गया था और उस पे इंटरनल सारे काम चल रहे हैं। जो कमिटमेंट है एजेंसीज का वो नेक्स्ट ईयर यात्रा से पहले वो कह रहे हैं कि उसको पूरा करके चलाएंगे। नेक्स्ट ईयर की जो यात्रा होगी मुझे उम्मीद है कि वो उसी टनल में से, उसी सुरंग में से होगी। खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी की सख्ती पर अब लगातार प्रदेश भर में असर भी देखने को मिल रहा है, जहां शहर के 50 पब, बार और होटल ने अपने अपने सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस अब पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जिससे कि नियंत्रण कक्ष से इन प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी संभव हो रही है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि इस व्यवस्था से आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई करना भी बेहद आसान होगा। ये संबंध में एक मीटिंग मेरे द्वारा यहाँ ली गई थी, जिसमें जो पब, रेस्टोरेंट और जो बड़े जहाँ पर भी अल्कोहल सर्व होता है, ऐसे जो स्थानों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने उनका जो एक्सेस कंट्रोल है सीसीटीवी का, जो उनके फ्रंट डोर पे और उनकी सामने पार्किंग या रोड हेड पे हम लोगों ने उनके 2 एक्सेस लिए हैं, ताकि जो पब और बार की जो क्लोजिंग की जो टाइमिंग है उसको हम लोग मॉनिटर कर सकें। साथ में अगर वहाँ कोई इस तरीके से गतिविधियाँ या संदिग्ध गतिविधियाँ नज़र आती हैं, उस पर भी हम तत्काल कार्रवाई कर सकें। उसके लिए सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और उसके लिए विशेष रूप से जो हमारी जो एक टीम है जो इस पर भी नज़र रखेगी। मुझे उम्मीद है कि इससे निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा।
उत्तराखंड में जघन्य अपराधों और फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार पुलिस को सफलता मिल रही है और जहां एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एसडीआरएफ और रुद्रपुर की पुलिस ने संयुक्त टीम ने भाजपा के समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की हत्या में शामिल अंतर्राज्यीय शूटर रिंकू शर्मा उर्फ पंडित को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, जहां मौसम विभाग ने 11 अप्रैल तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटे में पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाओं को भी जताया गया है। जबकि आपको बता दें कि 7 और 8 अप्रैल से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण मैदान और पहाड़ दोनों ही प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देगा और 33 मीटर से ऊपर में हमको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। ये जो WD जो है 10-11 तक एक्टिव रहने का है, वीक हो जाएगा। 9 तारीख में जो है पहाड़ी जनपदों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं हमको देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये और कम हो जाएगा। 11 तारीख को हालांकि एक और पश्चिम विक्षोभ आ रहा है जो काफ़ी जो है वो उसके लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वह बहुत जो है फीबल WD है, तो उसका इफेक्ट उतना नहीं होगा। 11 और 12 में उसको जो है पहाड़ी जनपदों में कहीं कहीं पे बहुत हल्की बारिश कहीं देखने को मिल सकती है। तो इन सब परिस्थिति के मद्देनज़र जो है जो वार्निंग है वो ओले की और तेज़ हवाएं चलने की और जो है हमने बिजली गिरने की जो चेतावनी जारी करी है। आज अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट है, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट है 7 और 8 अप्रैल को, और फिर 9 अप्रैल को फिर येलो अलर्ट है। ये सब के मद्देनज़र रहते हुए खासतौर से ओले की वजह से और तेज़ हवाएं जो है चलने की वजह से ये सब वार्निंग इशू की गई है। जहाँ तक अब टेम्परेचर की बात है, देखिए टेम्परेचर जो है आज भी मैदानी खासतौर से मैदानी इलाकों में उम्मीद है कि आज भी बढ़ेगा पहाड़ी जनपदों में, थे क्योंकि ऑलरेडी जो है अभी भी हमारे बादल छाए हुए हैं कई जगह पे, तो टेम्परेचर बढ़ने का उतना अनुमान नहीं, आशा नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में बढ़ने के चांसेस हैं। और उसके बाद अगले 24 घंटे के बाद फिर टेम्परेचर डाउन हो गए, अगले 2-3 दिन तक में डाउन होने के चांसेस है और ये 3 से 5 डिग्री तक डाउन हो सकते हैं। अब खबर हरिद्वार जिले से है, जहां लगातार बारिश की वजह से ग्रामीण इलाकों में किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। जहां गेहूं की फसल पकने की कगार पर थी, तो वहीं बारिश और तेज हवाओं ने फसल को नुकसान पहुंचाया है। किसानों का कहना है कि पिछले 1 महीने से फसल पकने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन बारिश के चलते अब फसलों को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फसल तो किसान की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गेहूं बिल्कुल ज़मीन पर गिर चुका है और बारिश लगातार है, कभी बादल है कभी वो है। पूरा जिस दिन से अप्रैल चला था गेहूं किसान तैयारी कर रहा था, लेकिन सारा ही फसल ज़मीन पर लग चुकी है, दाने काले होने शुरू हो चुके हैं। चारों तरफ जिधर भी दिखाई दे गेहूं की फसल जो है पूरी बर्बाद है। रही बात गन्ना बोने की तैयारी चल रही थी किसान की, जो अगेती बुआई करनी थी वो पछेती हो चुकी है। जो बो भी दिया तो वो जमावनी है, किसान पूरी तरह से बर्बाद होने का कगार पा गया। गन्ने का तो बुरा हाल हो चुका, बो भी दिया, लागत भी लग गई किसान की सब कुछ, लेकिन फिर भी जमावनी है गन्ने में। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।